तक नागा साधुओं और बंगस की सेना के बीच एक लंबा युद्ध चला। आखिरकार अहमद खान की सेना को पीछे हटना पड़ा। नागा साधुओं ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े तक छीन लिए। इतना ही नहीं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश फोर्सेस से बचाने के लिए लगभग 750 नागा साधुओं ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। ऐसे में यह साफ है कि नागा साधुओं का भारत के इतिहास पर गहरा और अमिट प्रभाव है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहास की किताबें और मीडिया शायद ही आपको इसके बारे में बताएंगी। हमारे लिए नागा साधु सिर्फ एक सामान्य साधु नहीं है, क्योंकि उनके बलिदान और योगदान का असली इतिहास शायद हमें कभी बताया ही नहीं गया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित नागा परंपरा ने सिद्ध कर दिया कि जब धर्म और संस्कृति पर खतरा मंडराता है तो केवल शास्त्र ही नहीं, अस्त्र भी आवश्यक होते हैं। ये साधु केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक और भारतीय संस्कृति के संरक्षक थे। अब हम सब के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि नागा साधु तो धर्म और शास्त्र पढ़ने वाले साधक थे, तो उनके पास इतनी सैन्य ताकत और तालीम आई कहां से, और इन्हें एकजुट किसने किया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 8वीं सदी में, जब भारत में सनातन धर्म पर विदेशी ताकतों ने हमला करना शुरू किया और धर्म शारदा मठ
दौरान हुई और 13वां है निर्मोही अखाड़ा, जिसकी स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य द्वारा की गई। यह तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा देता था। इन अखाड़ों की परंपराएं आज भी जीवंत हैं। नागा साधु और महामंडलेश्वर इनकी शोभा है। कुंभ मेले में इनका शाही स्नान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह न केवल धर्म का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक गहराई का परिचय भी देता है। अगर आप अखाड़ों के इतिहास और उनकी परंपराओं पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इसमें हम आपको अखाड़ों के अनुशासन, प्रशासन और उनके अनसुने पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब जानते हैं नागा साधु के प्राचीन इतिहास। नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया